गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फ्रीजिंग ऑफ सिंबल। तो ये आपका पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच में शिवसेना को लेकर जो है विवाद चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है बो एंड एरो का जो एक्चुअल शिवसेना का सिंबल है उसको फ्रीज़ कर दिया है, जब तक डिसीजन जो है वो किसी भी पक्ष के फेवर में नहीं जाता है। तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि कल शाम को ही रादर इलेक्शन कमीशन ने जो है डिसीजन लिया है कि जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है उनको उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना कहेंगे, और जो है एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनको बाला साहेब शिवसेना का जो नाम दिया गया है। और उनको 3 जो है सिंबल्स बताए गए हैं, और उसमें से वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो अवेलेबल सिंबल्स हैं, फ्री सिंबल्स हैं। बट ये कंट्रोवर्सी होती क्या है फ्रीजिंग ऑफ सिंबल के बाद, ये कैसे डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन लेता है, वो हम टॉपिक देखते हैं आज। तो आपको पता ही है कि क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है महाराष्ट्र में। दोनों साइड्स क्लेम कर रहे हैं कि वो रियल शिवसेना है, ठीक है। तो अब दोनों जो हैं वो क्यों इलेक्शन जो है सिंबल के लिए क्यों इतना ज़्यादा जो है वो जो है फाइट करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे जो हैं लोग होते हैं जो कि सिंबल के जो है उनको पार्टी का नाम चाहे ना याद रहे, बट वो वोट जब देते हैं तो वो सिंबल को देखकर वोट दे देते हैं, ठीक है। कई लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, खासकर वो सिर्फ सिंबल को जानते होते हैं और वो वोट जो है उस पार्टी को दे देते हैं। इसीलिए जो है जो भी राइवल फैक्शन होता है उनके लिए पार्टी का सिंबल लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पैरा 15 ऑफ सिंबल्स ऑर्डर 1968 का यूज़ करके डिसाइड करता है कि क्या राइवल फैक्शन जो है, जैसे इस केस में एकनाथ शिंदे जी, वो एक्चुअल में शिवसेना है या वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जिसको जो है जो हम सिर्फ राइवल फैक्शन मान सकते हैं, उसको हम एक्चुअल शिवसेना या एक्चुअल पार्टी नहीं मान सकते, ठीक है। अब जो है सारे अवेलेबल फैक्ट्स को देखते हुए ही जो है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। सारे राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स को के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सारे ग्रुप्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये सिर्फ रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के कंटेक्स्ट में करता है। जो रजिस्टर्ड तो हैं पार्टीज़ लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप या तो आपस में डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लो या फिर आप कोर्ट में चले जाओ, हम इसको अब में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कोई और वे है कैसे हम मेजॉरिटी प्रूव करेंगे कि कैसी कौन सी पार्टी जो है कोई भी, अब जैसे हमको कैसे पता लगेगा कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो है वो एक्चुअल शिवसेना है या फिर जो एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी इस टाइम पर है वो एक्चुअल शिवसेना है। तो उसके लिए देखा जाता है कि पार्टी डेलीगेट्स या ऑफिस बेयरर्स, एमपीज, एमएलएस किसके साथ, कौन से फैक्शन के साथ ज़्यादा सपोर्ट में है, ठीक है। तो अब पहले तो क्या होता था, बिफोर 1997 इलेक्शन कमीशन सिर्फ पैरा 6 और 7 का यूज़ करते हुए सिर्फ ये देखता था कि जिनकी साइड ज़्यादा एमपी या एमएलए आ जाते हैं वो वाला फैक्शन जो है वो एक्चुअल पार्टी होता है, जो नेशनल या स्टेट पार्टी होता है। लेकिन 1997 में इलेक्शन कमीशन को ये रियलाइज़ हुआ कि जो एमपी और एमएलए हैं वो तो उन्हीं पार्टी के ही टिकट पर जीत के आते हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि जो है एमपी और एमएलए जिनकी साइड ज़्यादा हैं वो लोग वही एक्चुअल पार्टी हैं, ठीक है। हमको ये देखना पड़ेगा कि सपोर्ट किसके साथ ज़्यादा है, ठीक है। सो अब उसमें होता क्या है, फिर जो स्प्लिंटर ग्रुप रह जाता है जिसको जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उनको जो है इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप एक अपने आप को सेपरेट पार्टी रजिस्टर करो। फिर उसके बाद जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होती है स्टेट या सेंट्रल इलेक्शंस में, उसके बेसिस पर उनको नेशनल या स्टेट पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है, ठीक है। सो एनीवेज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। ये सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में 4th रैंक पर आया है इन सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन। हमारी आत्मनिर्भरता जो है उसमें हमारी 4th नंबर पर आई है। सबसे आत्मनिर्भर जो है वो ऑफ कोर्स इस टाइम पर चाइना है इन केस ऑफ इंडो पैसिफिक कंट्रीज़। तो अब 12 कंट्रीज़ जिनका यूज़ किया गया है इस स्टडी में, सिपरी की स्टडी में, वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो बेसिकली ये वो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर मिलिट्री स्पेंडिंग करती हैं। तो चाइना का अगर हम देखें तो चाइना जो है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है 2016 और 2020 का। लेकिन सिर्फ अपने टोटल जितनी उनको जो है प्रोक्योरमेंट वो अपनी पीएलए के लिए करते हैं उसमें से सिर्फ 8% की जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए उन्होंने इंपोर्ट किया, बाकी वो सब कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इंडिया 2nd लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर भी है और 84% हम फॉरेन ओरिजिन की
जो है डोमेस्टिक फॉरेन ओरिजिन की डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। हमारी डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो सिर्फ 16% हमारी टोटल प्रोक्योरमेंट को पूरा कर पाती हैं, ठीक है। तो ये हमको ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत काम कर रही है, ऑफकोर्स आपको पता ही है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हमने पढ़ा ही है। फिर हम देख रहे हैं कि कैसे हम इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो धीरे 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 ये ट्रेंड भी बदलने लगेगा हमारे फेवर में, ऑफकोर्स। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वरीज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। तो एक्चुअल में इनफॉर्मल तरीके पे इसको हम नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अब इस बार जो है ये बेन बर्नैनके, डॉगलास डायमंड, फिलिप डेवी, इन तीनों को जो है ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला है, क्योंकि इन्होंने रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी के बारे में बताया है और फाइनेंशियल क्राइसिस में ये बैंक्स का क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा क्लैरिटी दी है इन बैंक्स ने, इन तीनों विनर्स ने, ठीक है। सो अब हम देखते हैं जो बेन बर्नैंके हैं वो उन्होंने बताया कि कैसे बैंक्स जो है वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। ग्लोबल डिप्रेशन में उन्होंने कैसा रोल प्ले किया था 1930s में, तो उन्होंने ये ऑफकोर्स बताया है, तो उसके लिए उनको जो है ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला है। फिर डायमंड एंड डिविक जो हैं उन्होंने थ्योरेटिकल मॉडल्स दिए कि कैसे क्यों बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं और इनका सोसाइटी में अगर कोई भी र्यूमर फैल जाए तो कैसे इनकी जो है एग्जिस्टेंस पे खतरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको हम ये स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी विल में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं था, लेकिन स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने 1968 में उन्हीं की मेमोरी में जो है ये प्राइज़ शुरू किया। तो इसलिए हम इसको काइंड ऑफ इनफॉर्मल तरीके पे नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स तो कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस के लिए जो है नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो है वो ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ, ऑफ कोर्स। और मिनिमम वो 5th से 12th ग्रेड पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, एक स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उनका इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उनको सर्टिफिकेशन भी मिलती है जब वो ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। तो ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो है 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ताकि स्किल्ड मैन पावर डेवलप की जा सके कंट्री में। जो अप्रेंटिसेस हैं उनको जो है उनको एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ जो है जोड़ा जा सके, अप स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके कैंडिडेट्स को, और इवन जो स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं आपकी MSMEs उनको भी अप्रेंटिस जो है वो एनरोल करवाए जा सके उनके साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शरद पूर्णिमा। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपके 9 अक्टूबर को जो है शरद पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया गया। ये फुल मून डे है हिंदू लूनर मंथ ऑफ अश्विन का। इसको आरोग्य पर्व या फिर हेल्थ फेस्टिवल भी कहते हैं। इसको कौमुडी या फिर कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स में इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह भी मनाया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिंग डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 73rd रेजिंग डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है अगस्त 9 को। तो ये जो है फर्स्ट टाइम जो है आपके गवर्नर जनरल जो थे C राजगोपालाचारी जी, उन्होंने 1949 में इनको रेज़ किया था। रादर मतलब कहें तो इनको सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी ने जो है 1949 में रेज़ किया था। एक्चुअल में ब्रिटिश टाइम पर भी ये 1920s में ये टेरिटोरियल आर्मी रेज़ की गई थी इंडियन टेरिटोरियल एक्ट ऑफ 1920 के अंदर। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 पास किया गया और 9 अक्टूबर 1949 को इनॉग्रेट जो है पहले इंडिया के गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी ने किया, ठीक है। तो इनका रोल क्या होता है, ये आपकी रेगुलर आर्मी का ही पार्ट होते हैं और रेगुलर आर्मी से की स्टेटिक ड्यूटीज़ या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हेल्प करना, नेचुरल कैलेमिटीज़ में हेल्प करना, इन सब का काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको ये ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट ये 1962, 1965 और 1971 की वॉर में इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया। आजकल चाइनीज़ इंट्रूजन्स के ऊपर नज़र रखने के लिए इंडियन मिलिट्री इनका यूज़ कर रही है और ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस रोल्स में इनको जो है वो रोल मिल रहा है, ठीक है। तो इनका मोटो क्या है, सावधानी व शूरता।
तो कोई भी सिटीज़न जो 18 से 42 एज का पर्सन इंडियन सिटीज़न है, उनको ये वो टेरिटोरियल आर्मी में जो है वो सर्विस दे सकते हैं, और इनको भी वही पेंशनेबल एज होती है, 15 साल की सर्विस के बाद इनको पेंशन मिलती है, जैसे कि आपके नॉर्मल रेगुलर आर्मी सोल्जर को मिलती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो फोर्थ NICDC इन्वेस्टर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी मुंबई में हुई है, जिसमें महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये देखा गया है कि महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ कैसे जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो औरंगाबाद, रायगढ़, सतारा और नागपुर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ सिटीज़ जो है वो बनाने की प्लान किया जा रहा है, ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है? एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है जो कि न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ या फिर स्मार्ट सिटीज़ जो है डेवलप करता है, और ये हमारे कंट्री में प्लान्ड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहता है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग एक की ड्राइवर बनेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानेसर एंटी टेरर 2022। सिक्योरिटी टॉपिक के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो करंटली मल्टीलैटरल एंटी टेरर एक्सरसाइज मानेसर एंटी टेरर 2022 जो है वो होस्ट कर रहा है, और ये आपके SCO के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये के फ्रेमवर्क के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। ये स्टेज 2 ऑफ द एक्सरसाइज है। जो स्टेज 1 है वो जुलाई में कंडक्ट ऑलरेडी कर चुका है इंडिया, और इसमें एक्सपर्टीज़ एक्सचेंज की जाती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाती हैं एक्सचेंज, और सिनर्जी बिल्ड की जाती है बिटवीन द SCO रैट्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है। तो रैट्स क्या है? एक वन ऑफ द परमानेंट ऑर्गन्स ऑफ SCO है, और इसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज़्बेकिस्तान में सिचुएटेड है, और ये आपस में SCO रैट्स जो हैं मेंबर कंट्रीज में आपस में कोऑपरेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। तो जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज जो है वो एक एनुअल फीचर है काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज का, जो कि आपकी SCO रैट्स के फ्रेमवर्क के अंदर की जाती है। ठीक है। सो इंडिया ने ऑफ कोर्स चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल जो है ऑफ SCO रैट्स जो है वो अज्यूम की है सिंस अक्टूबर 2021। Okay, so now let us see all these topics in English. So the first topic is freezing of symbols. So this topic is important for your polity section. So recently this Election Commission of India has frozen the bow and arrow election symbol of Shiv Sena because there is a dispute between Eknath Shinde led faction and Uddhav Thackeray led faction regarding the claim upon the actual Shiv Sena. So you know that just yesterday in the evening, Election Commission has decided that the Uddhav Thackeray Shiv Sena would be named as Uddhav Balasaheb Shiv Sena, and Eknath Shinde Shiv Sena would be declared as Balasaheb Shiv Sena. Okay, and they will be known by different names, and they have been allotted different symbols, and they are not the actual symbol of Shiv Sena has not been allotted to any of these factions now. So until the decision has been decision in favor of these parties is taken. So the two sides have been claiming that they represent the real Shiv Sena. So in this case, if a dispute arises, if a rival faction stands up against the party, so how do we arrive at the conclusion that which part of the faction is the actual Shiv Sena, or in that case the political party? So for that, the Election Commission of India has the powers regarding which faction would get the symbol. For that, para 15 of Symbols Order 1968 empowers the Election Commission to decide which the claims of rival factions in case of a split, and after taking into account all of the available facts, the commission makes a decision, and that decision is binding on all such rival sections or groups. But the Election Commission takes decision only in case of recognized national and state parties. In case there is a registered party but they are unrecognized, the EC usually asks them to resolve their differences internally, or they can approach the Supreme Court. Of course, it means that they do not. The EC does not interfere in such cases. So before 1997, what is being done? EC was recognizing the political parties which were having sufficient MPs or MLAs, whichever faction was having the support of sufficient MPs and MLAs. But later, after 1997, it was felt by the EC that elected representatives have fought and won polls on the ticket of their parent parties. So you cannot just look at one aspect of support. You have to see which party bearers and which election bearers, or political party bearers they are having the support. So for that, after taking the decision, so now EC has introduced a rule in which the splinter group of the party, other than the group that got the party symbol, will have to register itself as a separate party. So in case Uddhav Thackeray faction
faction is not recognized as the actual Shiv Sena, in that case they would have to register themselves as a separate party, and they would have to fight elections to claim a national or state party status. Okay, so the next topic is self-reliance in defense production. So this topic is important for your security section. So India has ranked 4th among the 12 Indo-Pacific countries in self-reliant arms production. This study has been conducted by SIPRI. So 12 countries of the Indo-Pacific who are having the highest military spending in the region: Australia, China, India, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Pakistan, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam. So the study has been conducted among these 12 countries, and China has been the 5th largest arms importer in 2016 and between 2016 and 2020. But the good thing is that they are meeting the requirements of their PLA domestically. They have to import just 8% of their total procurement, which is the lowest share for any of the 12 governments mentioned above. In case of India, India is the second largest importers of arm, and 84% of our defense procurement is done by imports. That is, it means that they are of foreign origin, and domestic arm companies only provide for 16% of our total procurement. So, but government is working towards it. This trend may also change. Let's hope for the best. So the next topic is Swedish Riksbank Prize in Economic Sciences. So this is called the Nobel Prize in Economics informally, but it is actually not the Nobel Prize in Economics. But because it is the biggest prize in economic sciences, that's why it is called as the Nobel Prize in Economics. So anyways, Ben Bernanke, Douglas Diamond, Philip Digby have been awarded this year's Nobel Prize in Economics for improving the understanding of the role of banks in an economy, particularly during financial crisis. So Ben Bernanke, he was the U.S. Fed chief. And he demonstrated how failing banks played a decisive role in the global depression of 1930s. And Diamond and Dybvig, they worked together to develop a theoretical model explaining why the banks exist and how their role in society makes them vulnerable to rumors. But then why we do not this so-called Nobel Prize in Economics is actually not a Nobel Prize in Economics, because as per the will of Alfred Nobel, there was no prize in economics, but the Swedish central bank established this prize in his memory in 1968. Only as per the original will of Alfred Nobel, only physics, chemistry, physiology, literature, and peace, in these fields, Nobel Prize is given. So the next topic is Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela. So this topic is important for our economy section. So central government has organized PM National Apprenticeship Melas, and this is being organized by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The selected individuals will receive a monthly stipend, and only the eligible people can apply for it. Basically, these students who have a 5th to 12th grade pass certificate, a skills training certificate, an ITI diploma, or a graduate degree, they are eligible to participate in it. And after completing this apprenticeship, they will be given a National Council for Vocational Education and Training recognized certification, so that their employability can be improved. So what is National Apprenticeship Promotion Scheme? So it was launched in 2016, and it aims to promote apprenticeship training in the country, to develop skilled manpower for the industry, encourage establishment to enroll apprentices by sharing partial stipend support. So government shares the stipend support with the employer, and it also provides upskilling opportunities for candidates who are undergoing short-term skill training. Also, this program aims to encourage enrollment of apprentices in the small establishments, that is the MSMEs. So the next topic is Sharad Purnima. This topic is important for your art and culture section. So recently, on 9th of October, Sharad Purnima was celebrated. It is the full moon day of Hindu lunar month of Ashwin, and it is also known as the Arogya Parv or Health Festival. It is also known as Kaumudi or Kojagiri Purnima, and it is also celebrated as a harvest festival in many states across the country. So
The next topic is Raising Day of Territorial Army. This topic is important for your security section. So 73rd Raising Day of Territorial Army was recently celebrated across the country on 9th of October. So it commemorates the raising of Territorial Army by the first Governor General of India, C. Rajagopalachari ji, in 1949. Actually, Territorial Army existed even during the British period. It was established in 1920, but after independence, the Territorial Army Act was passed in 1948, and it was raised by the first Governor General of India on 9th of October 1949. That's why we celebrate this raising day on 9th of October. So they are part of the regular army, and their role is to relieve the regular army from static duties and assist civilian administration in dealing with natural calamities. They also participate in wars, like they have made contributions during 1962, 1965, and 1971 wars. And any citizen between the age of 18 to 42 can be a part of this service. They also have similar pensionable benefits as that of a regular army soldier, but currently they are being deployed by the Indian military for operational and intelligence roles, especially in Andaman Islands, to keep an eye out for possible Chinese intrusions. So their motto is Savdhani va Shurta. So the next topic is National Industrial Corridor Development Corporation. This topic is important for your economy section. So fourth NICDC Investors Roundtable Conference was recently held in Mumbai, and it was organized by Maharashtra Industrial Township Limited. And this conference was showcasing how we can develop upcoming greenfield industrial cities across India, particularly in Maharashtra. So 4 such greenfield smart industrial cities are being developed in Maharashtra in the districts of Aurangabad, Raigad, Satara, and Nagpur. So what is National Industrial Corridor Development Corporation? It's a special purpose vehicle which aims to develop new industrial cities as smart cities in the country, and it is giving an impetus to planned urbanization in India, with manufacturing as the key driver of this plan. So the next topic is Manesar Anti-Terror 2022. So India is currently hosting, this topic is important for your international relations and security topic both. So this India is currently hosting the multilateral anti-terror exercise Manesar Anti-Terror 2022, and it is being hosted under the framework of SCO's regional anti-terrorist structure. It is the second stage of the exercise. The first stage was conducted already during the end of July this year, and this exercise is aimed at exchanging expertise, best practices, and build synergy between the member states of SCO RATS. So what is RATS? RATS is one of the permanent organs of SCO, and its headquarters is located in Tashkent, that is in Uzbekistan, and it aims to facilitate cooperation and coordination against terrorism, extremism, and separatism. And India assumed the chairmanship of this Council of SCO RATS in October 2021, and this exercise is an annual counter-terrorist exercise held within the framework of SCO RATS, of course. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.